नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी हंट में। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच चैप्टर 4 के साथ। ये वस्तुओं के समूह बनाना, इसमें हम ये सीखेंगे आज कि पदार्थ क्या है और पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है, कठोर और कोमल पदार्थ क्या होते हैं। कुछ पदार्थ विलेय होते हैं, कुछ अविलेय होते हैं। कुछ पदार्थ पारदर्शी होते हैं, कुछ अपारदर्शी होते हैं और कुछ पारभासी होते हैं। कुछ धातु होते हैं, कुछ अधातु होते हैं। तो उनकी पहचान कैसे करना है और वो क्या है, ये इस चैप्टर में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर क्या क्या देखते हैं? कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, ठीक है, इनके आकार और ये रंग और गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि कुर्सी है, बैलगाड़ी है, साइकिल है, खाना पकाने के जो बर्तन हैं, पुस्तक हैं, वस्त्र हैं और खिलौने हैं, जल हैं, पत्थर हैं। तो क्या है, इनका आकार भी अलग अलग है, इनका कलर भी अलग अलग है और इनके गुण भी अलग अलग हैं। ठीक, अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तु पहचानिए। अब ये क्या है? अब कह रहे हैं कि अपने चारों तरफ आप देखिए और क्या करिए, गोल आकार की वस्तु को पहचानने की कोशिश करिए। ठीक है, जैसे क्या क्या है? तो ये रबड़ की गेंद है। क्या है? रबड़ की गेंद हो गई। फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे जैसे ये देखिए, ये मतलब गोल आकृति का ढूंढना है तो गोल में क्या क्या हो जाएगा? गेंद हो जाएगा। ये रबड़ की गेंद हो गई, फुटबॉल तथा कंचे, ठीक, सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मतलब ये है कि इनमें घड़ा भी गोल होता है, सेब संतरे भी गोल होते हैं। तो हम इसमें गोल वस्तुओं को, माने उनकी आकृति के आधार पर हम अगर इनका संकलन कर रहे हैं तो हम इसमें रख सकते हैं। और करें, मान लीजिए यदि हम खाने वाली वस्तुओं का संकलन कर रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है, तब हम उसमें खाने पीने की भी वस्तुओं को सूचीबद्ध कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अब क्या करते हैं, अब कह रहे हैं कि मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? प्लास्टिक की वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? प्लास्टिक की क्या, बाल्टी हो गई, लंच बॉक्स हो गया, खिलौने, जल पात्र हो गया, पाइप हो गया तथा इस प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। ठीक, अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। मतलब उनको हम आकार के आधार पर बना सकते हैं, उनके गुण के आधार पर बना सकते हैं और उनके रंगों के आधार पर उनका ग्रुप बना सकते हैं। ठीक, जैसे इसमें हमने क्या किया है कि आकृतियों के तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं उसके आधार पर हमने ग्रुप बनाया है। ठीक, हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। मृदा मतलब मिट्टी हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं? आइए देखते हैं। अब हम अपने चारों ओर जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है। कह रहे हैं कि आइए अब हम इसके अलावा एक और ग्रुप बनाने का कोशिश करते हैं
और उसमें क्या करेंगे, उसमें हम ये करने वाले हैं कि अपने घर से सब लोग क्या करेंगे, लेके आएंगे एक एक कोई न कोई वस्तु लेकर के आएगा कोई, या फिर हमारे कक्षा के जो कमरे हैं उनमें से किसी न किसी वस्तु का हम संकलन करेंगे। तो हम क्या क्या हमारे पास हो सकता है, जैसे चाक मिल सकता है, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा। और क्या मिल सकता है, बैट, बल्ला, माने बैट मतलब बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं को ऐसी सूची में रख सकते हैं, बना सकते हैं जिसके बारे में हम केवल सोच सकते हैं। मतलब ऐसी भी सूची बनाएंगे जिसको हम ला नहीं सकते हैं कमरे के अंदर। जैसे वो क्या क्या हो सकता है, तो दीवार हो सकती है। दीवार को हम कमरे के अंदर ला सकते हैं क्या, नहीं, उसके बारे में सोच सकते हैं और उसको अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। ठीक, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें, इनको हम ला नहीं सकते हैं कमरे में, लेकिन इनकी एक सूची बना सकते हैं। इसको अपने कॉपी पे एक जगह एक ग्रुप बना करके लिख सकते हैं उसमें। ठीक, इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। अब कह रहे हैं कि अब क्या करना है हमको, कि अब इन सारे संग्रह में इन सारी वस्तुओं को जो हमने इकट्ठा किया है, इनमें से क्या करेंगे, इनमें से ये करना है कि इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को हम अलग कर लेंगे या एक ग्रुप में रख देंगे जो लकड़ी से बनी है, कागज से बनी है अथवा लकड़ी से बनी है। और जो वस्तुएं कागज और लकड़ी से नहीं बनी हैं उनका हम एक क्या करेंगे, अलग से ग्रुप बना देंगे, उनको एक अलग रख देते हैं। कह रहे हैं कि आइए अब और योजनाबद्ध होते हैं। कैसे, कि जिससे जितनी वस्तुएं संभव हैं उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखिए, जानकारी प्राप्त करिए। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक, अभिभावक मतलब अभिभावकों से क्या कर सकते हैं, हम सलाह ले सकते हैं। जैसे देख लीजिए, ये एक सारणी बनाई गई है 4., इसमें क्या कहा गया है कि ये प्लेट या थाली एक वस्तु है। ठीक है, अब ये किससे बनी है, किस पदार्थ से बनी है, तो ये इस्पात से बनी होती है, कांच की भी बनी हो सकती है और प्लास्टिक की भी बनी हो सकती है, या अन्य कोई पदार्थ चीनी मिट्टी की भी बनी हो सकती है। ठीक, एक पेन है, ये किसकी किसकी, तो ये प्लास्टिक और धातु दोनों को मिला करके बनी हो सकती है। तो ये कह रहे हैं कि कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है जो अभी मैंने दिखाया है आपको। इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के लिए और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी हैं और उन्हें कॉलम 2 में क्या करिए, सूचीबद्ध कर लीजिए। ठीक, इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है, पहले हमने कई वस्तुओं को कई ढंग से माने समूहों में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी, जैसे कहने का मतलब इनके ये है, ये समझाना चाह रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि कोई वस्तु, अब जैसे रुकिए हम आपको एक सारणी दिखा देते हैं इधर ऊपर, ये देखिए, ये 4.2 जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा है ये पदार्थ है। यहाँ पे हमने क्या देखा था, वस्तुएं देखा था कि एक वस्तु है जो विभिन्न पदार्थों से बनी हुई है। ठीक, ये पेन है, ये प्लास्टिक, ये धातु से बनी हुई है। ये प्लेट है, ये इस्पात से, कांच से, प्लास्टिक से और अन्य पदार्थों से बनी हुई है। और ये दूसरा जो सारणी है ये दिखा रहा है कि ये एक पदार्थ है, क्या, लकड़ी, और लकड़ी से कई सारी वस्तुएं बनी हुई हैं, जैसे कुर्सी हो गई, मेज हो गया, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए। तो एक पदार्थ से कई चीज़ें बन रही हैं और यहाँ पे दिखा रहा है
कि एक वस्तु कई पदार्थों से मिलकर बनी होती है। यही चीज़ समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं। ठीक, वो कह रहे हैं कि वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है। यही चीज़ मैंने सारणी में दिखाया है आपको। और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जाता है? जब ऐसा होता है तो फिर ये कैसे निश्चित किया जाए कि कौन सी वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ लगेगा? इसके लिए हम अध्ययन करते हैं पदार्थ के गुणों का। ठीक, तो आइए पदार्थ के गुणों का अध्ययन करते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? कह रहे हैं कि अगर हम गिलास को कपड़े से बनाए तो कपड़े हम कैसे कपड़े से बना सकते हैं? हमने तो देखा था कि जो कपड़ा है वो दो सेट में धागे को ऐसे ऐसे अरेंज करके ऐसे ऐसे बनाया गया होता है। तो इसको चूँकि जो गिलास है वो द्रव रखने के लिए, माने वो पानी वगैरह, पानी, दूध, तेल, इस तरह की चीज़ें कह सकते हैं द्रव, तो द्रव को रखने के लिए बनाया जाता है। तो द्रव जो है वो कपड़े के गिलास में कैसे टिकेगा? नहीं टिकेगा ना। तो इसलिए हमको ऐसा कोई ढूंढना होगा पदार्थ जो जल को रोक सके। ठीक, जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। यानी जो खाना बनाना है हमको, तो उसको गैस पे के फ्लेम पे रखना है, तो उसको हम कागज़ से बनाएंगे? ये तो हास्यास्पद हो गया ना। कागज़ से बनाएंगे तो वो जल जाएगा। तो फिर हम कैसे उसको किस चीज़ से बनाएं कि वो जले ना और हमारा खाना भी बन जाए, है ना? तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना, उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाले वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। ठीक है, अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की। आइए अब हम पढ़ते हैं। ठीक, दिखावट। दिखावट क्या होता है? प्रायः एक जो भी पदार्थ होते हैं ना, एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। जैसे लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, लोहा तांबे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देता है, और जो तांबा है एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई देता है। परंतु परंतु अब क्या है? परंतु ये कह रहे हैं कि फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। कुछ तो समानता है जो लोहे में भी है, एल्युमिनियम में भी है, तांबे में भी है, लेकिन लकड़ी में नहीं है। क्या है वो? विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब ये कह रहे हैं कि गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार और चाक के छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठे करके देखिए कि क्या होता है। इनमें इनमें कुछ जो चीज़ें हैं, जो पदार्थ हैं, वो चमकीले दिखाई पड़ रहे हैं क्या? यदि इनका जो सतह है वो चमकीला दिखाई देता है, तो चमकीले वाले को एक जगह अलग समूह बना लीजिए और उसमें रख दीजिए चमकीले पदार्थों का। क्या आप किसी अन्य इसी प्रकार की कोई अन्य चमक अथवा द्युति, द्युति मतलब वही चमक, देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं, करिए। ठीक, तथा द्युतिवान एवं द्युतिहीन, माने चमक वाला और बिना चमक वाला पदार्थों की सूची बनाइए। कांटे के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमॉल से रगड़ कर देख सकते हैं। अब ये रेगमॉल क्या है? एक प्रकार का एक वो कागज़ होता है, जो मोटा कागज़ होता है, रफ होता है, खुरदरा, और उसको जब सतह पे किसी रगड़ते हैं तो वो चमक जाता है, मतलब चमक उसमें आती है रगड़ने से। या जैसे कभी देखे होंगे नया नया घर वगैरह बनता है, उसमें प्लास्टर वगैरह होता है, तो जो उसकी खिड़कियाँ होती हैं
वो गंदी हो जाती हैं या उस पर सीमेंट वगैरह लग जाते हैं, तो उसको रेगमॉल से, पेपर वही होता है रेगमॉल पेपर, उसी से रगड़ के छुड़ाया जाता है। ठीक, तो उससे अगर रगड़ते हैं ना तो भी वे क्या हो जाएंगे, द्युतिमान यानी चमक जाते हैं। ठीक, पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है ये प्रायः धातु होते हैं। अब देखिए अब क्या कह रहे हैं, अब उसके गुण को हम पहचान रहे हैं कि जो चमक उसको रगड़ने से, रेगमॉल से रगड़ने पर या उसके बीच से काटने पर चमक दिखाई देती है ना, तो ऐसे पदार्थों को हम धातु कहते हैं। उसमें कौन कौन से हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना, ये क्या हैं, तो ये धातुओं के उदाहरण हैं। ठीक, कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन यानी निष्प्रभ दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उनके साथ ऐसा क्यों होता है, तो क्यों होता है, ये वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण ऐसा होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। द्युति मतलब चमक। ठीक, अब कह रहे हैं कि अब आप और भी जो पदार्थ हैं उनको कट करके बीच से या फिर उन पर रेगमाल रगड़ करके आप चेक कर सकते हैं कि वो धातु हैं कि नहीं है। अब एक गुण हमने देख लिया, दूसरा गुण हम देखते हैं कठोरता। कठोरता क्या है, जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना माने संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए, ठीक, तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक या अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, तो कोमल पदार्थ कौन है, जिन्हें जो संपीड़ित हो जाते हैं, यानी हमने दबाया और वो दब गए। जैसे रुई का ले लिया बॉल, कॉटन बॉल, उसको हम दबाते हैं तो आसानी से दब जाता है, वो सॉफ्ट पदार्थ है। सॉफ्ट माने वो कोमल है, इसलिए वो दब जा रहा है। ठीक, और अगर नहीं दबता है, जैसे लकड़ी का गुटका लिया, उसको हम दबा रहे हैं दबेगा नहीं, दबेगा नहीं, संपीड़ित होगा, तो वो क्या है, कठोर पदार्थ हो गया। ठीक, जबकि अन्य पदार्थ संपीड़ित, जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है, जबकि लकड़ी क्या है, कठोर है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति माने चमक। देखने में, दिखावट का मतलब देखने में वो पदार्थ कैसा है, कठोर है, चमक है उसमें कि नहीं है, खुरदरा है, रुक्ष अथवा स्मूथ माने चिकना है। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? तो अब हम तीसरे गुण के बारे में पढ़ते हैं, क्या है, विलेय अथवा अविलेय। कह रहे हैं कि पदार्थ जो है वो विलेय होगा कि नहीं विलेय होगा, ये भी उसका एक गुण है। कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चाक, पाउडर, बालू माने रेत तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए, प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक, ठीक है, इसी प्रकार शेष गिलास में अन्य पदार्थ मिलाइए जो आपने संकलित किया है। ठीक, अब क्या होता है, इसी प्रकार उसमें सारे गिलास में उसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे पानी भर के, और सारे चूर्ण को अलग अलग हम उसमें मिला देंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से विलोड़ित कीजिए। माने विलोड़ित कीजिए मतलब उसको धीरे धीरे चलाना होगा, हिलाना होगा। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, प्रेक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमने घोला है वो पदार्थ का क्या क्या हुआ। तो इसकी सारणी बनी है। अब जैसे मान लीजिए
नमक है तो नमक जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। चीनी भी क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। बालू क्या है, लुप्त नहीं होगा, वो वो क्या होता है, उसमें बैठ जाता है, उसमें तली में जा कर के। चाक क्या, ये भी पूर्णतः विलुप्त नहीं होगा। लकड़ी का बुरादा तो बिल्कुल नहीं घुलेगा, है ना। तो अब हम उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं तो फिर क्या पाते हैं, देखते हैं कि आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः घुल गए हैं। मतलब लुप्त हो गए का मतलब घुल गए हैं, विलीन हो गए हैं उसमें, यानी कि वो अलग से दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलीन हैं। यानी कि जब हम पानी में उसको, चीनी को या नमक को घोल दिए, तो वो एक रूपता उसमें आ जाती है। वो पानी ही दिखता है हमें, उसमें ये नहीं लगता है कि उसमें चीनी है या फिर नमक डाला गया है। तो वो पूरी तरह से उसमें घुल गया है, वो एकारूप हो गया है, मतलब पानी का ही रूप ले लिया है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये पदार्थ, यानी जो चीनी है या जो नमक है, वो क्या है, विलेय है, जल में विलेय है। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते हैं। ये पदार्थ जल में अविलेय हैं। तो जल विलेय और अविलेय समझ में आया। विलेय क्या, जो उसमें घुल जाएंगे, और जो उसमें नहीं घुलेंगे जल में, वो क्या है, अविलेय है। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? अब देखते हैं कि क्या द्रव भी जल में विलीन होते हैं। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, आधा जल भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई भी द्रव मिला दीजिए, भली भांति विलोड़ित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद देखिए क्या द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सकें, उन सभी के साथ इनका प्रयोग दोहराइए और अपने प्रेक्षणों को लिखिए। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं, कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। जैसे इसमें साड़ी में दिखाया गया है, जैसे ये क्या है, सिरका है, तो ये भली भांति मिश्रित हो जाता है, माने घुल जाता है जल में। नींबू का रस भी जल में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। और सरसों का तेल भी क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। ठीक, सरसों का तेल क्या हो जाएगा, नहीं घुलेगा। ये क्या होगा, अभी आप पानी में क्या करेंगे, डालेंगे तो ये ऊपर ऊपर ऐसे परत की तरह ऐसे ऐसे जम जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, केरोसिन ऑयल है, नारियल का तेल है, ये भी अपनी अलग परत बना लेते हैं। ये क्या होते हैं, जल में घुलते नहीं हैं। कुछ गैसें जल में विलेय हैं जबकि अन्य नहीं हैं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। जो अविलेय हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और कुछ द्रवों के साथ भी ऐसा ही होता होगा, माने होता है। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए, वे जल के पृष्ठ पर क्या हो जाते हैं, अलग अपनी परत बना लेते हैं और उसमें तैरने लगते हैं। ठीक, अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर सूखी पत्तियां व कंकड़
जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? बूझो यह जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण दीजिए। जैसे अन्य द्रवों, जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे? अब हम इसका अदर गुण पढ़ते हैं पदार्थ का। पारदर्शिता। पारदर्शिता क्या है? आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे, ताकि आप दूसरों को दिखाई न दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, पारदर्शी कहलाती हैं। तो समझ में आया? पारदर्शी, दर्शी माने देखना, पार माने पार। जिसके पार देखा जा सकता है, आर पार देखा जा सकता है, वो क्या है? पारदर्शी है। ठीक, जैसे कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक क्या है? पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्रायः दुकानदार बिस्किट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को, चॉकलेट वगैरह को क्या करता है? कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्र में रखता है, जिससे कि वो क्या हो, सबको दिखाई दें। ठीक, इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। तो अपारदर्शी क्या होता है? जिनके आर पार आप नहीं देख सकते, उनको क्या कहेंगे? अपारदर्शी। जैसे बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र। लकड़ी, गत्ता, धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। मतलब आप जिनके पार नहीं देख सकते हैं उनको अपारदर्शी कहेंगे, और जिनके आर पार आप देख सकते हैं उनको पारदर्शी कहेंगे। ठीक, कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण को नोट कीजिए। कागज की शीट को बीच में 2-3 बूंद का खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है, प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं, परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। यानी अर्धपारदर्शी भी कह सकते हैं। जिनके पार आप देख तो सकते हैं लेकिन पूरा स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। जैसे कागज पर तेल अगर लगा करके आप देखेंगे तो थोड़ी हल्की हल्की धुंधली चीज़ें उधर पार आपको दिखेंगी। ठीक है, मतलब प्रकाशिक चीज़ जैसे बल्ब वगैरह है उसको आप देख सकते हैं, प्रकाश की किरणें हैं उनको आप देख सकते हैं। तो कागज़ पे तेल या मक्खन लगा करके तो उसमें क्या होगा, पूरा स्पष्ट नहीं दिखेगा लेकिन धुंधला दिखेगा। उसी को क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। ठीक, अब हमने सीख लिया है कि पदार्थों को अपनी भिन्न दिखावट होती है, पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानता तथा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है?
तो दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को किसी अन्य स्थान पर, जबकि अनाज दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन के लिए हम उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे और ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आइए थोड़ा समराइज कर लेते हैं। इसमें कुछ शब्द हैं जिनको हम जानेंगे और समझेंगे। तो कठोर क्या है, ये मैंने बताया है कि जो आसानी से संपीड़ित हो जाता है, दब जाता है, दबाने पर वो नहीं दबता है, वो क्या है, कठोर है। और जो दब जाता है वो क्या है, वो उसको कोमल या मुलायम कह सकते हैं। अविलेय क्या है, जो पानी में या द्रव में घुल जाता है जो पदार्थ, वो क्या है, वो विलेय होता है। और जो नहीं घुलता है वो अविलेय होता है। द्युतिमय माने चमकीला, जैसे धातुओं को पहचानने के लिए उसकी दिखावट, एक जो गुण है, वो देखने में धातुएं कैसी होती हैं, तो चमकदार होती हैं। उसके लिए हम लोगों ने देखा है। पदार्थ तो आप जान ही रहे हैं कि क्या है। हम पदार्थ के ही बारे में, जिससे कोई किसी चीज़ को हम बनाते हैं, किसी वस्तु को बना रहे हैं, जिसका प्रयोग करके, पदार्थ है। धातु क्या है, जो ऐसा पदार्थ जिनमें चमक होती है, धातु है। अपारदर्शी, जिसके पार नहीं देखा जा सकता है। रुक्ष माने खुरदरा, जो मुलायम नहीं हो। पारभासी क्या है, पारभासी मतलब जिसके पार देखा तो जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं। पारदर्शी क्या है, जिसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक, तो ये क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है और सबको धन्यवाद। आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।